जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोप के पाठ गलता लोहा को सरल शब्दों में समझेंगे, जिसके लेखक शेखर जोशी जी हैं। गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर शेखर जोशी ने कई कोणों से टिप्पणी की है। यह कहानी उस समय के समाज पर लिखी गई है जिस समय कार्य का विभाजन जाति के आधार पर किया जाता था। कार्य जातियों के आधार पर ही निश्चित थे। पहला प्रश्न हमारे मस्तिष्क में ये आता है कि जाति क्या है। यह हमारे भारतीय समाज में बांटे गए वर्ग हैं। कुछ को हमने ऊंची और कुछ को नीची जाति में रखा है। इस प्रकार हमारा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 मुख्य जातियां हैं हमारे देश में। हमारे देश में जाति के आधार पर भेदभाव आज से नहीं, कई हजार सालों से चला आ रहा है। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक ने कोई अपनी मुखर टिप्पणी नहीं दी है। इसमें एक मेधावी किंतु गरीब ब्राह्मण विद्यार्थी मोहन उस मनोदशा तक पहुंच जाता है कि उसके लिए जातिगत अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर केवल बैठता ही नहीं, बल्कि उसके काम में अपनी कुशलता भी दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व अपने जातिगत आधार पर झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रमाणित करता हुआ प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। मोहन के पिता एक पुरोहित थे। उन्होंने जीवन भर एक पुरोहिती की और अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन परिश्रम और व्रत उपवास नहीं होते। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ शंकर जी की आराधना का एक प्रकार होता है। उन्हें रुद्री पाठ करने जाना है, किंतु अपने शरीर की कमज़ोरी के चलते वो स्वयं को पाठ करने में असमर्थ पाते हैं। और वो ऐसा अपने घरों में भी होता है, जब कभी अपने बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, अरे ये काम करना था पर क्या करें, तब आप सुनते हो और आप बोल देते हो कि चलो अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ, आप परेशान मत होइए। तो बस ऐसी ही उम्मीद के साथ मोहन के पिता ने भी ये बात मोहन को सुनाई, लेकिन मोहन इसका कोई उत्तर नहीं देता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मोहन उनके स्थान पर वो पूजा करने चला जाए। मोहन उनका आशय समझ तो जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन पिता के अनुष्ठान का व्यवसाय कर पाने में वो कुशल नहीं है। अर्थात वह उस पूजा पाठ को करने में अपने आप को कुशल महसूस नहीं करता है, अपने आप को सक्षम नहीं पाता, क्योंकि ये काम उसे अच्छी तरह से नहीं आता है। पर वह अपने पिता को इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और उनका भार हल्का करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए वह खेतों की तरफ चला जाता है। किंतु हंसुए की धार कुंद हो चुकी थी। हंसुआ घास काटने का एक औजार होता है। हंसुए की धार को कुंद देखकर, मतलब उसकी धार तेज नहीं थी, और उसकी धार लगवाने के लिए उसे अपने मित्र धनराम लोहार की याद आ जाती है और वह धनराम लोहार की दुकान पर हंसुए की धार लगवाने के लिए पहुंच जाता है, जिसके ऑफर अर्थात लोहार के जो कार्य करने का स्थान होता है उसे ऑफर कहा गया है। वहाँ से आती धप धप की आवाज़ को मोहन दूर से ही पहचान लिया करता था। वो समझ जाता था कि धनराम काम कर रहा है। उस समय धनराम अपने एक हाथ से धौंकनी एक पाइप जैसे होता है, लोहे या बांस से बना हुआ, जो बीच से पोला होता है, खाली होता है, उससे फूंकते हुए, हवा निकालते हुए मुंह से वो उस आग को दहकाते हैं। उसे धौंकनी कहते हैं।
तो वह अपनी धौंकनी से फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था। अब मोहन वहां पहुंचकर भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठ जाता है और धनराम लोहार की कारीगरी को अपनी पारखी निगाहों से देखने लगता है। धनराम और मोहन दोनों सहपाठी थे, क्लासमेट थे, दोनों साथ पढ़ा करते थे। दोनों जब मिलते हैं तो अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। मोहन जब धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछता है तो धनराम बताता है कि पिछले साल ही वे गुजर गए, उनका देहांत हो गया। मास्टर जी को याद करते हुए धनराम कहता है, मास्टर जी भी क्या आदमी थे लला। वह मोहन को लला कहकर पुकारता था, उसका नाम नहीं लेता था। वे दोनों हंस हंस कर अपने मास्टर जी की बातें याद करके हंसने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। मास्टर जी की कड़क आवाज़ में विद्यालय में खेलते हुए बच्चों से प्रार्थना करने और मोहन का प्रार्थना शुरू कराना। वह गायन में भी निपुण था, पढ़ने में भी बहुत होशियार था, मास्टर जी का बहुत चहेता शिष्य था। वह प्रतिदिन विद्यालय में हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये प्रार्थना गाकर वो प्रार्थना शुरू करता था। ये इस तरह से बचपन की ये सारी बातें याद करते हुए वे लोग आपस में पुरानी यादों में डूब जाते हैं, पुरानी यादों में लौट जाते हैं। इस तरह बातें करते हुए वो उस घटना को याद करते हैं कि मास्टर जी ने मोहन को पूरे स्कूल का प्रतिनिधि बना रखा था, मतलब हेड बॉय बना रखा था, और वो कमज़ोर बच्चों को दंड देने का कार्य भी मोहन से ही करवाया करते थे। तो जब अन्य बच्चे मास्टर जी के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे, सही उत्तर नहीं दे पाते थे, तब वो प्रश्नों का जवाब मोहन देता था। तब मास्टर जी मोहन को कमज़ोर बच्चों को दंड देने का अधिकार देते थे। धनराम ने भी मोहन से कई बार मोहन से डंडे खाए थे, अर्थात मोहन ने कई बार उसकी पिटाई की थी। फिर भी धनराम मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था, क्योंकि उसके मन में जातिगत आधार की जो हीनता थी वे बचपन से ही बैठा दी गई थी कि वो निम्न जाति का है और मोहन उच्च जाति का है। चूँकि मोहन उच्च जाति का है इसलिए उसे ये अधिकार है कि वो धनराम को दंड दे सके। तो इसी हीनता की भावना के कारण वो कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। और मास्टर त्रिलोक सिंह हमेशा यही कहा करते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। धनराम गांव के जो खेतीहर मजदूर थे, धनराम भी उन्हीं की तरह सिर्फ तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया कि विद्यालय में मास्टर जी कभी कभी ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन मास्टर जी ने उसे 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा, लेकिन पहाड़ा याद ना होने के कारण मास्टर जी ने उसकी पिटाई शुरू कर दी और पिटाई करते करते उसी दौरान मास्टर जी की जो डंडी थी वो टूट गई। तो मास्टर जी ने अपने नियम अलग बना रखे थे। उनका नियम ये था कि सज़ा पाने वाला अपने लिए स्वयं हथियार चुने। तो हथियार खुद ही जुटाना पड़ेगा जिसकी पिटाई होनी है। चूँकि धनराम मोटी बुद्धि का होने के कारण कभी भी 13 का पहाड़ा उन्हें नहीं सुना पाया और उसे दिन भर रटने के बाद भी 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ। मास्टर जी के भय के कारण वो जितना याद करने की कोशिश करता है, डर के कारण भूल जाता। या फिर ये कह सकते हैं कि उसकी बुद्धि जो है वो इतनी तीव्र नहीं थी कि वो 13 का पहाड़ा याद कर सके, और इस कारण मास्टर जी ने उस पर व्यंग किया और उसे कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा उसमें। मतलब ये कि तुम्हारा कार्य सिर्फ लोहे से औजार बनाना है, विद्या तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम पढ़ाई लिखाई कर सको। इतना कहकर उन्होंने अपने थैले में से 5-6 दरातियाँ निकालकर धनराम को पकड़ा दी कि कल इन्हें धार लगाकर ले आना। धनराम
अपने पिता से पढ़ाई के साथ साथ, हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की विद्या सिखा दी थी। मतलब वो साथ साथ लोहार का काम भी सीख रहा था। विद्या सिखाने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद की बेंत चुनने की भी आज़ादी देते थे। वो दोनों कार्य कर रहा था, अपना पारिवारिक पेशा भी सीख रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था। और दोनों कार्यों में इतना अंतर था कि जब मास्टर जी दंड देते थे तो जिस बेंत से पिटाई होनी है उस बेंत को चुनने की छूट उसको देते थे, परंतु जो धनराम के पिता थे गंगाराम, जब वो उसकी पिटाई करते थे तो वो उस हथियार जिससे कि पिटाई करनी है उसका चुनाव वो खुद किया करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई और उसके पश्चात धनराम ने बड़े सहज भाव से उनके कार्य को संभाल लिया और उनके ऑफर पे जा बैठा। और आस पड़ोस के गांव वालों को याद ही नहीं रहा कि कब गंगाराम के ऑफर को लोग धनराम का ऑफर कहने लगे और धनराम के ऑफर के नाम से जानने लगे। ये सारी घटनाएं दोनों आपस में बैठकर बचपन की, अपने विद्यालय की बातें याद कर रहे थे और सोच रहे थे और हंस रहे थे। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।